वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि पहला वाला टॉपिक आपने काइनेमेटिक पढ़ लिया होगा। जैसे हमने काइनेमेटिक में पढ़ा कि हम वहां पर स्टडी कर रहे हैं सिर्फ मोशन की, लेकिन अब हम स्टार्ट करने आ रहे हैं फ्लूइड डायनामिक। नया टॉपिक है फ्लूइड डायनामिक। अब फ्लूइड डायनामिक में हम ये स्टडी करेंगे कि फोर्स की, ठीक है, लेकिन फोर्स के साथ साथ हम मोशन की भी स्टडी करेंगे। हम ये जानेंगे कि फोर्स जो है, जो लग रहा है, उसकी वजह से मोशन पैदा हो रहा है। फोर्स तो लग रहा है, कैसे लग रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन फोर्स जो लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है, और जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से कैसे हमारा मोशन पैदा हो रहा है, हमको इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, तो लिखा हुआ है स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन, मोशन विद द फोर्स। साथ में हम फोर्स भी कंसीडर करेंगे। बेसिकली हमें क्या करना है, फोर्स कंसीडर करना है। फोर्स की वजह से जो मोशन आ रहा है वो भी स्टडी हमें करना है। तो लिखा हुआ है कॉज ऑफ मोशन, मतलब कॉज का हिंदी में बोलते हैं वजह। कॉज ऑफ मोशन हो सकता है कि उसमें एनर्जी हो सकता है कि उसमें एनर्जी हो, या हो सकता है फोर्स हो। अब फोर्स की फॉर्म क्या हो सकती है, प्रेशर फॉर्म हो सकती है, ठीक है, हाइट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, कोई भी हो सकता है फॉर्म। ठीक है, इसमें यूज करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर ma। इसका बहुत बड़ा रोल है, F बराबर ma। अब यहां पर दो चीजें स्टडी होनी है, मास कंजर्वेशन लॉ, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। मास कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, जिसमें मास हमेशा कांस्टेंट रहे, जिसकी वैल्यू लॉसेस ना हो, और दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जैसे यूलर इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन। यहां पर इसकी स्टडी हम आगे करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, वही पता है आपको, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी mgh। उसके बाद हमने ये बोला कि जो लिखा ना कॉज ऑफ मोशन, ये मैं यहां डंडा कर दे रहा हूं ऐसे, कॉज ऑफ मोशन, इसकी वजह से जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी की वजह से जो फोर्स जनरेट, मोशन जनरेट हो रहा है, उसकी स्टडी करना। लिखा है P इक्वल टू F अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, मीटर से मल्टीप्लाई किया, मीटर से डिवाइड किया, तो न्यूटन इंटू 1 मीटर यहां चला गया, 1 मीटर क्यूब यह बन गया। क्या बन गया, न्यूटन इंटू मीटर पर मीटर क्यूब। अब ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है। जूल क्या होती है, एनर्जी होती है। ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, प्रेशर डायरेक्ट एनर्जी नहीं है। मतलब यहां पर हम प्रेशर से डायरेक्टली कोई चीज चला नहीं रहे, प्रेशर डायरेक्टली एनर्जी नहीं है, लेकिन एनर्जी जैसा है। लेकिन क्या है, हमने बदल लिया। देखो यहां पे आ गया, एनर्जी जैसा है, प्रेशर डायरेक्ट एनर्जी नहीं है, लेकिन एनर्जी जैसा है। उस जैसे की वजह से, मतलब कॉज ऑफ मोशन, एनर्जी ऑफ फोर्स, हम स्टडी करेंगे। अब यहां पर बहुत सारी चीजें क्वेश्चन पूछी गई हैं। पहला है F बराबर ma को हमने इंप्लीमेंट किया है। Fg मतलब ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, V फॉर विस्कस फोर्स, C फॉर कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, T फॉर टर्बुलेंट फोर्स, और ये सरफेस टेंशन। जितने भी सारे फोर्स आपको पता हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारे, बाकी हमने यूज नहीं है एसएससी ना ईएस में, कहीं यूज नहीं है, इसलिए हमने छोड़ दिए हैं। इतने सारे फोर्सेस यूज हुए, सारे फोर्सेस जोड़ दीजिए तो उसको बोलेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन की मोशन की इक्वेशन बन गई। अगर हम ये छोड़ दें तो क्या हो गया, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंट फोर्स, ये फोर्स हटा दीजिए दोनों, तो क्या बन गया, रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। उसके बाद तीसरी इक्वेशन बनती है ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स, मतलब टर्बुलेंट को हटा दिया, तो क्या बन गया, नेवियर स्टोक इक्वेशन। तो ध्यान रखिएगा, नेवियर स्टोक इक्वेशन से हम विस्कोसिटी मेजर करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने, नेवियर स्टोक इक्वेशन से हमेशा विस्कोसिटी मेजर की जाती है। उसके बाद हमने क्या किया, विस्कस हटा दिया, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स ले लिया, जो क्या है, यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। ये एनर्जी का प्रिंसिपल बन गया, जिसको हम बाद में बर्नौली बोलेंगे। ठीक है, यह इतना नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत आ रही हो तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही हो तो बोलिए, इतना जरा नोट कर लीजिए बेटा। ये बेसिक है, कुछ नहीं है, बेसिक है, और 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहां से। चलिए आगे बात करते हैं यूलर इक्वेशन की। तो बेटा देखिएगा, यूलर इक्वेशंस के अजम्पशन बहुत याद रखिएगा क्योंकि यहां पर अजम्पशन कभी कभी एसएससी अजम्पशन पूछ लेता है। ठीक है, और एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो पहला जंक्शन है स्ट्रीम लाइन फ्लो। जैसे हमने बोला कि स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब क्या होना चाहिए, एक ऐसी स्ट्रीम लाइन होनी चाहिए, सिंगल स्ट्रीम लाइन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है फ्रिक्शनलेस, मतलब जहां पर भी पाइप में फ्लो हो रहा है और स्ट्रीम लाइन के बीच कोई भी घर्षण, हिंदी बोले घर्षण, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जब बनेगा, जनरेट होगा, तो वहां पर बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, मतलब लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। जहां लॉसेस होंगे वहां पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी, जहां पर लॉस नहीं है वहां पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शनलेस नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कि यहां पर एक पाइप है और पाइप के बीच अगर ये फ्लो हो रहा है तो इसके बीच ये लिक्विड जो है और इसके बीच फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन हो तो टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा। दूसरा स्टेडी फ्लो, मतलब कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए, नो प्रॉपर्टी चेंज, ठीक है। चौथा है होमोजीनियस होना चाहिए। तीसरा है, पांचवा है आइडियल। आइडियल का मतलब फ्लूइड करना चाहिए इनकंप्रेसिबल और नॉन विस्कस होना चाहिए। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसा होना चाहिए, वन डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए। जितने भी स्टडी कर रहे हैं वो वन डायमेंशनल फ्लो मानकर ही कर रहे हैं। टू डायमेंशनल फ्लो हम कभी नहीं जानते हैं, हम वन डायमेंशनल फ्लो की स्टडी करते हैं। ये बात क्लियर हुई? जो भी स्टडी कर रहे हैं वो वन डायमेंशनल फ्लो मानकर कर रहे हैं, यानी कि जितने भी हम डेरिवेशन पढ़ेंगे वो भी वन डायमेंशनल फ्लो मान के ही करेंगे, दो डायमेंशनल फ्लो मानकर नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया कई बार, हमने एक पाइप ले लिया, अब पाइप के अंदर हमने सिंगल स्ट्रीम लाइन, ये जो डॉटेड खींची गई है सिंगल स्ट्रीम लाइन है, एक स्ट्रीम लाइन, ठीक है, जिसकी दूरी बोल दी हमने डेल्टा एस है। फ्लो मैंने बोल दिया कि फ्लो मेरा ऊपर की ओर हो रहा है, ठीक है। यहां पर दो कंपोनेंट है, थीटा बना रहा है, मतलब यहां से अगर देखोगे तो आप ये थीटा बना रहा है, तो ये थीटा हो गया, तो W क्या हो गया, रो इंटू जी इंटू डी डेल्टा एस, क्योंकि हमें पता है स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन वॉल्यूम। आप पढ़ चुके होंगे, पहला वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो कैपिटल W वेट क्या होता है, स्मॉल w इंटू वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ हम क्या ले रहे हैं, ये वाली डेल्टा एस, इसलिए हमने ये ले लिया। और रो स्मॉल w क्या लिखते हैं, रो इंटू जी डेल्टा ए डेल्टा एस, ये यहां से निकल के आया, ठीक है। तो इसको कंपोनेंट टोल इधर थीटा और इधर साइन में, मतलब इधर कॉस में इधर साइन में, ठीक है। इधर से P प्रेशर लग रहा है F अपॉन एरिया, F P इंटू एरिया, ठीक है। इधर से क्या लग रहा है, प्रेशर P इंटू एरिया, इधर से लग रहा है P प्लस डेल्टा P, और डेल्टा P का मतलब है फ्लो बाहर जा ही नहीं रहा है, तभी तो स्टडी है। अगर फ्लो बाहर जाएगा तो चेंज होगा फ्लो, तो क्या हो रहा है यहाँ पर P प्लस डेल्टा P, मतलब फ्लो हो ही नहीं रहा है, इसीलिए बोला गया था स्ट्रीमलाइन फ्लो है और स्टडी फ्लो है, ठीक है। इधर से लगा दिया हमने P प्लस डेल्टा P इंटू डेल्टा ए, ठीक है। और फ्लो कैसा होगा, अलोंग द स्ट्रीम लाइन होगा, 90 डिग्री पर कभी भी फ्लो नहीं होगा, ये आप स्ट्रीम लाइन में पढ़ चुके हो। कभी भी आउट ऑफ स्ट्रीम लाइन कभी फ्लो नहीं होता, मतलब 90 डिग्री पर कभी फ्लो नहीं होता। अलोंग द स्ट्रीम मतलब इसके अलोंग ही जो भी फ्लो होगा वो इसके अलोंग होगा स्ट्रीम लाइन के, ठीक है। यहां पे हमने ट्रायंगल निकाल लिया इसका, ये dy होता है, अगर इसको ऐसे निकालो तो ये dy होता है, ये डेल्टा x होता है, ठीक है। और ये ds तो है ही, तो ds dy और dx, तो साइन थीटा क्या होगा, dy अपॉन dx, यहां से निकाल लिया हमने। अब हमने लगाया f बराबर ma, मतलब इधर वाले पॉजिटिव बोल दिए, इधर वाले नेगेटिव बोल दिए, तो p इंटू डेल्टा a इधर लग रहा है इसलिए माइनस बोल दिया, माइनस p प्लस डेल्टा p इंटू डेल्टा एरिया माइनस रो जी डी ए इंटू डेल्टा एस साइन थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, उसके बाद आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन, ये वाला फॉर्मूला जो हमने लगाया था F बराबर एम ए, तो m की जगह पे क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, m अपॉन v होती है। m क्या होता है, रो इंटू, मतलब ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, तो उसकी मास यहाँ पे ये रखा हुआ है। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक में सबसे, तो क्या था, v डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। ऐसे हम एक सिंगल की बात कर रहे थे, हमने सिंगल ले लिया, तीन की बात करते तो तीन ले लेते, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t।
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हमने इसलिए जीरो कर दिया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्टडी फ्लो, डू नॉट चेंज एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मेरी वेलोसिटी समय के साथ नहीं बदल रही है, इसलिए ये पोर्शन, ये वाला हिस्सा जीरो हो गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है। यहां से पी डेल्टा पी ये सब कट गए, ठीक है। यहाँ क्या बचा, ये वैल्यू बची, उसका हमने ए लिया, सब में से कॉमन काट दिया। फिर हमने लास्ट में बोला कि डेल्टा जो पार्शियली है वो फुल डेरिवेट बोल दिया हमने, डेल्टा एस जो है, स्मॉल डेल्टा एस जो कैपिटल डेल्टा एस के बराबर हो गया, काट दिया हमने, ठीक है। यहां बचा माइनस डेल्टा पी माइनस रो जी डी वाई बराबर रो वी इंटू डेल्टा वी। हमने क्या किया, रो से भाग कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेल्टा पी अपॉन रो माइनस जी इंटू डी वाई इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा वी। इस सबको उधर ले गए, ये क्या बन गया, डेल्टा पी अपॉन जी डी वाई प्लस वी इंटू डेल्टा वी। ये बन गई यूलर इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन आया था, यूलर इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगी, बर्नौली इक्वेशन बनेगी। इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, क्या हो गया, डेल्टा पी अपॉन रो प्लस जी इंटू डी वाई प्लस वी इंटू डेल्टा वी बराबर जीरो, ये जीरो रखिएगा बराबर, ठीक है। क्या हो गया, पी अपॉन रो प्लस जी इंटू वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू बराबर जीरो। ये क्या बन गई, बर्नौली इक्वेशन बन गई। और बर्नौली इक्वेशन किस पर बेस्ड है, मास वो सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। ये क्या बन गई, बर्नौलीज इक्वेशन बन गई। और ये किस पर है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। हिंदी में बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का मतलब है कि मेरी एनर्जी का कोई लॉस हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो एसएससी ने ये पूछा था कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो इंटीग्रेट करके आती है, तो यूलर को इंटीग्रेट करके बनती है बर्नौली इक्वेशन, तो इकलौती बनती है बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसके केसेस पढ़ेंगे, इंप्लीमेंट पढ़ेंगे। इतना नोट करिए बेटा जरा यहां तक, कोई पॉइंट दिक्कत हो रही है तो बोलिए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई सबको, चलिए इतना नोट करिए, हो गया। चलो आगे बात करते हैं इसके इंप्लीमेंट की, ठीक है। अभी हमने पढ़ा बर्नौली इक्वेशन P अपॉन रो जी वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस वाई करके, ठीक है। अगर हमारा टर्म ये लिखा हुआ है P अपॉन रो जी, इसको सही से लिख लीजिए, P अपॉन रो प्लस जी इंटू वाई वी स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जो टर्म कहलाएगी पर यूनिट मास कहलाएगी। अगर वही हमने क्या किया, जी से डिवाइड कर दिया सभी टर्म को, तो ये क्या बन गया, रो इंटू जी क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू बन गया। यानी कि P अपॉन स्मॉल डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन टू जी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये टर्म कहलाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। जो P अपॉन डब्ल्यू है उसको बोलते हैं प्रेशर हेड या प्रेशर एनर्जी हेड। वी स्क्वायर अपॉन टू जी को बोलते हैं काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड। वाई को बोलते हैं प्रेशर एनर्जी या फिर डाटम लाइन मतलब या रेफरेंस लाइन या रेफरेंस लाइन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको अगर इसको और इसको जब साथ लिख देंगे P अपॉन रो जी प्लस वाई, इसको बोलेंगे फिजियोमेट्रिक हेड, ठीक है। उसके बाद जब इसको और इसको बराबर रखेंगे तो यहां से निकल के आएगा P बराबर रो वी स्क्वायर अपॉन टू जी, कॉल डायनेमिक हेड। ये सब पूछा गया है, ठीक है। फिर हमने सिर्फ क्या किया, P को अकेला रखा, P और बाकी रो मल्टीप्लाई कर दिया, रो वी स्क्वायर अपॉन टू जी स्मॉल डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या कहलाएगा, स्टैटिक प्रेशर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डायनेमिक, अभी हमने पढ़ा है डायनेमिक प्रेशर कहलाएगा। ये होगा प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ फ्लूइड, मतलब जो किसी कहीं पर भी लिक्विड, मतलब किसी भी वेसल में लिक्विड भरा हुआ है उसकी वजह से जो वेट लग रहा है वो प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। P अपॉन डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस वाई, ये क्या कहलाते हैं, सारे के सारे एनर्जी हेड कहलाते हैं। मतलब जो भी बर्नौली इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है, एनर्जी हेड कहलाती है, जिसकी यूनिट क्या होगी, सबकी क्या होगी, मीटर होगी, ठीक है। एनर्जी हेड है, हेड का मतलब क्या होता है, मीटर होता है, तो सबकी यूनिट क्या कहलाएगी, मीटर कहलाएगी। उसके बाद है पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब बेसिकली आपसे ये पूछा जाएगा कि पिटोट ट्यूब क्या मेजर करता है, तो पिटोट ट्यूब बेसिकली आपका वेलोसिटी मेजरमेंट करता है। जो फाइटर प्लेन होता है उसके आगे लगी होती है नोक सी, और
जहां पर सबमरीन होता है उसके सामने लगी होती है। ये सब क्या करती है, वेलोसिटी को मेजर करती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक पाइप ले लिया और एक चैनल ले लिया। ये हमारा एक चैनल है, ठीक है। एक हमने चैनल ले लिया और पिटआउट ट्यूब को 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर हमने इसको लगा दिया, ठीक है। यहां पर एक स्टीम ट्यूब मतलब ग्लास की ट्यूब है, यहां से फ्लो इस तरीके से फ्लो आ रहा होगा, फ्लो आ रहा होगा। तो सामने की तरफ हमने क्या करा, एक डिफ्यूजर टाइप का ऐसे ऐसे करके हमने डिफ्यूजर टाइप का लगा दिया। अब इसका काम क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, ये रब कर देता हूं यहां पर, ठीक है। इसका काम क्या है, कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक ही डिफ्यूजर बन रहा है। और डिफ्यूजर का काम क्या है, वेलोसिटी को घटाना, प्रेशर को बढ़ाना। मतलब यहां पर वेलोसिटी v2 क्या होगी, लगभग लगभग 0 होगी, v1 कुछ ना कुछ होगी। यही तो मतलब है डिफ्यूजर का। डिफ्यूजर का टेक्निकल काम ही यही है कि प्रेशर को बढ़ाना, वेलोसिटी को घटाना, और कोई इसका काम नहीं है। तो जो शेप बनी हुई है वो देखो यहां पर कैसी बनी हुई है, बिल्कुल डिफ्यूजर जैसी बनी हुई है। तो हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक और एक 2 पॉइंट। दूसरा पॉइंट वहां लिया है जहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है। इसको चाहो तो थोड़ा अंदर ले लो, यहां कर लो इसको चाहो तो दिक्कत नहीं हो। कुछ लोग सोचेंगे कि आप इसको 1 कर लो यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी v2 लगभग लगभग 0 हो गई। और इसको हमने क्या बोल दिया, इस v2 को हमने बोला है, इस v2 को हमने बोला है ऑल वेलोसिटी 0। यहां पर सारी की सारी वेलोसिटी 0 हो गई, उसी को हमने क्या बोला है, स्टैग्नेशन पॉइंट बोला है, ठीक है, या स्टैग्नेशन वेलोसिटी बोला है। या फिर ये बोल सकते हैं ऑल वेलोसिटी कन्वर्ट इनटू प्रेशर। जितनी भी वेलोसिटी थी वो किनसे कन्वर्ट हो गई, प्रेशर में कन्वर्ट हो गई। देखो भाई, इसका काम ही वेलोसिटी को घटाना, प्रेशर को बढ़ाना। तो जितनी भी वेलोसिटी आई थी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई प्रेशर में। इसका इतना सा काम है। अब क्योंकि हमने प्रेशर में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि आपको पता है P बराबर रो जी एच। अगर आपकी हाइट नहीं आएगी तो प्रेशर आपका मेजरमेंट होगा नहीं। तो इसीलिए हमने उसको प्रेशर में कन्वर्ट किया। भाई जरूरत हमें क्यों पड़ गई, जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हमने एक ग्लास की ट्यूब लगाई हुई है और यहां पर इसके कुछ इस तरीके से निशान कट होंगे और ये हाइट जहां तक जाएगी, फिर यहां पर हाइट पता लग गई, हम निकालेंगे P बराबर रो जी एच। अगर हम वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी G 9.81 और जो भी हाइट लगाए आई होगी वो हम लगा देंगे, mm में होगी, मीटर में कन्वर्ट करके लगा देंगे, वहां से हमारा प्रेशर निकल के आ जाएगा। ये पता लग जाएगा कि इस चैनल के अंदर कितना प्रेशर चल रहा है, या जो सबमरीन चल रही, सॉरी वेलोसिटी, ठीक है, या जो सबमरीन चल रही है वो कितनी वेलोसिटी चल रही है, एयरक्राफ्ट चल रहा है वो कितनी वेलोसिटी चल रहा है। ये सब कौन बताता है, वो पिटआउट ट्यूब बताती है, ठीक है। एक छोटा सा डेरिवेशन कर दिया, बर्नौली इक्वेशन लगा दी, दोनों पॉइंट पर P अपॉन रो जी V अपॉन 2G प्लस वाई, दूसरे पॉइंट पर P2 अपॉन रो जी V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस वाई। ये सब की सब कहां हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो रहा है। तो दोनों का प्रेशर कैसा होगा, समान हो गया। क्या बचा, V1 अपॉन 2G, इसको हमने H बोल दिया। ये टोटल हाइट हो गई रेफरेंस लाइन से, टोटल H प्लस कैपिटल S V अपॉन V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। ये आ गई आइडियल वेलोसिटी, ये हो गई आइडियल वेलोसिटी। जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे CV से, इसको बोलते हैं, CV को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, जो होता है 0.98 अप्रोक्सीमेट होता है। क्यों होता है ये सब बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो CV इक्वल टू 0.9 होता है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब हमने एक बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट पूछा गया है, नोट करके लिख लीजिएगा। P अपॉन डब्ल्यू V स्क्वायर अपॉन 2G बराबर P2 अपॉन डब्ल्यू। P1 अपॉन डब्ल्यू को बोलते हैं स्टैटिक हेड, इसको बोलते हैं डायनामिक हेड, और P2 अपॉन को बोलते हैं स्टैग्नेशन हेड। मतलब ये क्वेश्चन हो गया, स्टैग्नेशन हेड जो होता है वो स्टैटिक हेड प्लस डायनामिक हेड के बराबर होता है। ये एसएससी ने पूछा हुआ है, एसएससी जेई ने ये पूछा हुआ है, इतना नोट करिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। वैसे डेरिवेशन है, सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक है। फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आराम से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र होकर पूछिए, क्योंकि आपको पढ़ना है और प्रॉपर नोट्स बना के पढ़िए। अगर प्रॉपर नोट्स बना के नहीं पढ़ेंगे, आप कितना भी कर लीजिए, आप एसएससी नहीं कर पाएंगे।
चाहे कितना भी रट लीजिए ऑब्जेक्टिव, नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको थ्योरी अच्छे से पता नहीं होगी। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए पहले फटाफट, यहां तक नोट करिए। चलिए आगे बात करते हैं टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ये क्या होती है बेसिकली। तो अभी आपने पढ़ा P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस वाई इजिकल टू कॉन्स्टेंट, ये पढ़ा बर्नौली इक्वेशन में। अब देखिए हमने क्या किया, एक चैनल बोल दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक चैनल ले लिया, उस चैनल में हमने एक पाइप बोल दिया, ठीक है। पाइप में चैनल जरूरी नहीं है कि मैं जैसे मैं टेढ़ा टेढ़ा बना रहा हूं, टेढ़ा टेढ़ा सीधा सीधा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका एक सेंटर ले लिया, यहां से दूरी हमने बोल दी y1, यहां से दूरी हमने बोल दी y2 और यहां से दूरी हमने बोल दी y3, ठीक है। उसके बाद अगर आपका फ्लो कर रहा होगा तो लॉसेस होंगे, तो लॉसेस बना दीजिए डॉटेड डॉटेड करके, ठीक। इसके ऊपर P अपॉन रो जी सेंटर से रख दीजिए, P अपॉन रो जी सेंटर से रख दीजिए, इसको P1 बोल दो, इसको P2 बोल दो, इसको P3 बोल दो, सबसे अच्छा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। मतलब हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली, एक चैनल लिया हुआ है, ठीक है, उसमें पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। फ्लो कुछ इस तरीके से हो रहा है, पाइप लिया सेंटर से, वहां से y1 y2 मान लिया, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, ये रख दिया प्रेशर P अपॉन रो जी, P2 अपॉन रो जी, P3 अपॉन रो जी, और भी माने हो तो वो रख दीजिएगा, ठीक है। ये जो लॉसेस है इसको बोलते हैं विदाउट टोटल एनर्जी लॉस, ये होता है विद लॉस, ठीक है। भाई हेड है, पानी फ्लो हो रहा है तो एनर्जी का हल्के हल्के घटेगी। इसके ऊपर रख दीजिए, इसके ऊपर यहां बोलेंगे, यहां पर इसके ऊपर बोल दीजिए v1 स्क्वायर अपॉन 2g, यह क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर अपॉन 2g, इसके ऊपर हो जाएगा v3 स्क्वायर अपॉन 2g। ये जो टोटल यहां से लेके यहां तक, इसको बोलेंगे टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है। और यहां से ये जो पॉइंट है P अपॉन रो जी प्लस वाई, इसको बोलेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब ये पूछा गया था कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहां होती है, इसके सेंटर से ऊपर क्या होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है। टोटल क्या होती है, टोटल एनर्जी लाइन होती है, मतलब सबको जोड़ दो, P अपॉन रो जी, वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस वाई इजिकल टू सी, ये टोटल क्या हो गया, इसी को हमने बोल दिया टोटल एनर्जी लाइन। और इतने हिस्से को, ये वाला हिस्सा P अपॉन रो जी प्लस वाई, इसको क्या बोला गया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोला गया है। इतनी बात क्लियर हुई। बहुत बार पूछा गया कि टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक क्लियर हुई, इतना नोट करिए सब लोग। चलिए आगे बात करते हैं मोमेंटम ऑफ फ्लूइड इन मोशन, मतलब मेरा क्या हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है किसमें, जब मोशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मोमेंटम का मतलब जब मेरा मोशन हो रहा है तो उसके में क्या हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि F बराबर ma, हमने जान लिया, हम जानते हैं F बराबर ma, ठीक है। m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी एक्सप्रेशन होता है, इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लेंगे mv बटे डेल्टा टी, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख दिया m dv अपॉन डेल्टा टी प्लस v डेल्टा m अपॉन डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। मास कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। क्या हो रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा है, क्या है वो कांस्टेंट है। उसके बाद F
ये हिस्सा बचा m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, इसको इधर ले गए f डेल्टा टी और m डेल्टा v, इसको बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। मतलब जब भी आपको ये लिखा दिखाए मोमेंटम ऑफ फ्लूइड इन मोशन, तो किस पर आधारित है? वो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। f डेल्टा टी फोर्स एंड टाइम, भाई f फोर्स, t टाइम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग विच एक्ट एज ए इंपल्स फोर्स। जब आप इसको फ्लो करा रहे होंगे उस समय पर, जब फ्लो, तो उस पर क्या जरूरत होगी? फोर्स की जरूरत होगी उस समय, ठीक है। उसके बाद m डेल्टा v मोमेंटम चेंज, मतलब जब आपका यहां पर, इसका मतलब जब ये ट्रांसफर फ्लूइड यहां ट्रांसफर हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा? मोमेंटम हो रहा होगा। बात क्लियर हुई? इसका यूज होता है हार्डलिक जंप में, ओपन चैनल में, सडन इनलार्जमेंट, मतलब छोटे से एकदम बड़ा हो गया पाइप, सडन इनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन पाइप, मतलब एकदम बड़ा पाइप था बाद में आके एकदम छोटा हो गया, ये इसमें यूजेस होते हैं, ठीक है। बस एक बार एसएससी ने ये पूछा हुआ है, एसएससी जेई ने एक बार ये पूछा हुआ है ये सारे एग्जाम्पल पूछे हैं एसएससी जेई ने, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ नहीं पूछा, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है आपका, एसएससी जो वाले स्टूडेंट हैं। उसके बाद है मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। देखो बेटा, जब भी ये लिख के नजर आ जाए, बस आप, मतलब प्रूफ नहीं कराया मैंने, यहां पर सिर्फ डायरेक्टली लिख दिया है, बस यही पूछा गया आपसे एसएससी ने, मोमेंटम ऑफ मोमेंटम इक्वेशन किस पर बेस्ड है? टॉर्क इक्वेशन बेस्ड है। मतलब इसको क्या जरूरत है? टॉर्क की जरूरत पड़ती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। मोमेंटम इक्वेशन किसकी जरूरत है? टॉर्क की इक्वेशन, बस इससे आंसर आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है T इज इक्वल टू रो क्यू V2 R2 माइनस V1 R1, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इसको। इसका यूज है सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है, प्रोपेलर ऑफ एरोप्लेन में होता है, शिप में होता है, कंप्रेसर में होता है, ठीक है, इसका कई जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन बस आपको दिखाई देगा मोमेंटम इक्वेशन, तो नीचे लिखा हुआ टार्क है, बहुत सारे आंसर होंगे, आप टॉर्क पे लगा दीजिएगा बस। ठीक है। उसके बाद नया टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। जब हम पढ़ते हैं, बर्नौली इक्वेशन पढ़ी है हमने, तो हमने बर्नौली इक्वेशन किस पे पढ़ी? विदाउट लॉस पढ़ी। लेकिन जब हम अल्फा मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? लॉसेस हो जाएंगे करेक्शन फैक्टर में, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जब अल्फा लग गया तो इसका मतलब वेलोसिटी प्रोफाइल आपका क्या हो गया? बदल गया, मतलब वहां पर चेंजेस हो रहे हैं वेलोसिटी के। वेलोसिटी कैसी है? एक जैसी नहीं है, स्पेस एक जैसा नहीं है। तो जब भी आपका फ्लो होगा, 2 मिनट बेटा, तो जब भी आपका फ्लो होगा, देखिए कुछ अगर इस तरीके से फ्लो हो रहा है, मतलब आपका एक चैनल है, ये चैनल बोल दिया गया है। अगर आपका ऐसा फ्लो हो रहा है तो वो कैसा? आइडियल फ्लो। देखिए कभी ऐसा फ्लो होता नहीं है, हमेशा किनारों से क्या होता है? किनारे हमेशा छोड़ के फ्लो होता है, इसको बोलते हैं एडी लॉसेस, आपको पहले ही बता चुके हैं। ये कैसा? आइडियल फ्लो। लेकिन फ्लो अगर ऐसा हो रहा है, यानी कि फ्लो कुछ ऐसा छोड़ के चल रहा है, तो ये कैसा होता है? रियल फ्लो। यहां पर प्रूफ नहीं कराया, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन v क्यूब डिवाइड इंटू डेल्टा ए बटे ए वी स्क्वायर एवरेज, या इसको ऐसे बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल बटे काइनेटिक एनर्जी एवरेज, ठीक है। यहां पर कुछ फॉर्मूले बनाए गए इसके। अगर कोई प्रोफाइल चल रहा है तो उसमें 3 प्रोफाइल दिखाए गए, एक तो पैराबोलिक है, एक लॉगरिथमिक है, एक आइडियल है। तो जब प्रोफाइल बनेगा पैराबोलिक, तो फॉर सर्कुलर पाइप के लिए, बंद पाइप के जो अल्फा की वैल्यू होगी वो 2 है, तो कहलाएगा लेमिनार। अगर अल्फा की वैल्यू 1.02 से लेके 1.15 तक है या 4/3 है, तो वो क्या कहलाएगा? टर्बुलेंट कहलाएगा। अगर प्रोफाइल लॉगरिथमिक है तो अल्फा की वैल्यू 1.03 से लेके 1.06 तक है, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉगरिथमिक प्रोफाइल बोलेंगे। अगर आइडियल है तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 है, और यही एसएससी जेई ने पूछा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, क्योंकि और ये भी पूछा हुआ है, ये फॉर्मूला एसएससी जेई ने ये भी पूछा हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपको कहानी वानी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव करने हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? नोट करिए जरा बेटा यहां तक। कोई दिक्कत हुई यहां तक तो बोलो, नोट कर लीजिए सब लोग, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। बस सब बार बार यही कहता हूं कि नोट्स प्रॉपर बनाओ, अगर नोट्स प्रॉपर नहीं बनाओगे कहानी खत्म,
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सिमिलर है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, जिसको हमने बीटा से डॉट किया, दोनों में कॉमन है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी था अल्फा में। अब यहाँ पर देखो फार्मूला इसका बीटा, इसको अल्फा से नोट करें, इसको बीटा से, बीटा वी स्क्वायर इंटीग्रेशन वी स्क्वायर डीए और ए वी ए स्क्वायर। वहां पर अल्फा में क्या था, क्यूब था, ध्यान रखना, वहां पर क्यूब था, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। दोनों ही सर्कुलर पाइप के लिए हैं। अगर बीटा की वैल्यू 1.3 थी या 4/3 तो लेमिनार कहलाएगा। अगर 1.012 से लेके 1.07 या 1.2 इसको हाईली टर्बुलेंस बोलेंगे। और आइडियल के लिए बीटा, दोनों में कॉमन है। ये भी एसएससी ने पूछा हुआ है, एसएससी जेई ने ये पूछा हुआ है, ठीक है। फार्मूला भी पूछा हुआ है एसएससी जेई ने, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं वेंचुरी, लास्ट टॉपिक है ये इसका, वेंचुरी। वेंचुरी हर्शल ने 1887 में बनाया था, इटालियन इंजीनियर थे, ठीक है। और आपसे ये पूछेगा ये क्या करता है, ये डिस्चार्ज मेजरमेंट करता है, ये वॉल्यूम फ्लो रेट भी बोलते हैं जिसको, यानी कि मीटर क्यूब पर सेकेंड, यही तो होता है वॉल्यूम फ्लो रेट या डिस्चार्ज। फार्मूला ये कुछ इस तरीके से डायग्राम है। देखो क्वेश्चन ये एसएससी पूछ चुका है कि जो वेंचुरी है अगर किसी एंगल पे लगाया जाए, हॉरिजॉन्टल लगाया जाए, वर्टिकल लगाया जाए, ठीक है, इसकी रीडिंग में क्या फर्क आता है, ध्यान रखिएगा, आंसर दीजिएगा नो चेंज इन रीडिंग, कोई फर्क नहीं है, कैसे भी लगा लो इसको, चाहे किसी एंगल पे लगा लो, वर्टिकल लगा लो, हॉरिजॉन्टल लगा लो, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो इस तरीके से कुछ आ रहा है, ठीक है। ये कन्वर्जन पाइप है, ये डाइवर्जन पाइप है, ये बीच में क्या है, थ्रोट है, और यहां पर क्या लगाया गया है, एक ट्यूब लगा दी गई है, जिससे हमारा यहां से क्या हो रहा है, वेलोसिटी से यहां पर वेलोसिटी घट रही है, प्रेशर बढ़ रहा है यहां से, क्योंकि ये कन्वर्जन नोजल और डिफ्यूजर का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर हमने हाइट मेजर कर ली, ठीक है, बात खत्म हो गई, हमें फार्मूला पता लग गया। हमारा फार्मूला ये है Q = CD A1 A2 √ 2GH अपॉन A1 का माइनस A2 का स्क्वायर। ये विद लॉस है, ये विद लॉस है। अगर विदाउट लॉस होगा तो ये CD हटा दोगे, CD की वैल्यू क्या है 0.94 से लेके 0.91, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। डेरिवेट नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन आपको कोई लेना देना है नहीं, फार्मूला डायरेक्टली ध्यान रख लीजिएगा, और यहाँ डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। इधर जो अल्फा है वो 21 ± 2 डिग्री रहेगा, अल्फा 2 है वो 5 ± 15 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब देखो अल्फा 2 की ये नहीं पूछेगा, ये पूछा गया है अल्फा 2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो 6 से 7 होनी चाहिए, या फिर 6 से 7.5 ली गई है, 7.5 एसएससी लेता है, ठीक है। 6 से लेके 7 सही 1/2 बोलते हैं जिसको, वो ली गई वैल्यू। ये क्यों ली गई है, ताकि मेरा यहां पर लॉसेस ना हो। लॉसेस को बचाने के लिए, लॉसेस को बचाने के लिए इतना कम से कम इतना एंगल होना जरूरी है। इतनी बात क्लियर हुई। अगर इससे एंगल कम कर दिया लॉसेस बढ़ जाएंगे, यानी कैविटेशन की संभावना बढ़ जाएगी। अगर किसी को कैविटेशन, पहले टॉपिक में आपको बता चुके कैविटेशन कैसे क्रिएट होता है, तो कैविटेशन की संभावना आपकी क्रिएट हो जाएगी। इतना एंगल मिनिमम, इतना एंगल रखना जरूरी है, बात खत्म। पहला क्वेश्चन एसएससी ने ये भी पूछा हुआ है, एसएससी जेई ने पूछा, मैं सारी चीज लिखता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा कि क्या क्या पूछा गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि कन्वर्जन पाइप जो है छोटा होता है, डाइवर्जन पाइप बड़ा होता है। क्यों बड़ा बनाया जाता है, बड़ा बेटा इसलिए बनाया जाता है कि ताकि हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिकवर कर सकें। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है, और ये प्रेशर एनर्जी का पार्ट है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी वो हम यहाँ पर रिकवर कर सकें, इसीलिए हमारा डाइवर्जन पोर्शन बड़ा बनाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि डाइवर्जन पोर्शन हम क्यों बड़ा बनाते हैं, ताकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिकवर कर सकें, ठीक है। उसके बाद U-ट्यूब मैनोमीटर हमेशा कन्वर्जन पाइप में ही लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर लॉसेस कम होते हैं, यहां पर लॉसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन पाइप में ही हमारा U-ट्यूब मैनोमीटर लगाया जाता है, जहां से रीडिंग मेजरमेंट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी ने। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट ये है कि जो डी की वैल्यू है यहाँ पर 1.3 से लेके 3/4 D1 के बराबर होनी चाहिए। अगर इससे कम वैल्यू हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये से मान लीजिए ये कम हो गई, ऐसे हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से जब फ्लो होगा तो फ्लो में क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जनरेट होगा। जब टेम्परेचर जनरेट होगा तो कैविटेशन बनना शुरू हो जाएगा, मतलब बबल बनना शुरू हो जाएंगे, और आपकी जो ब्लेड्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। इसीलिए मिनिमम डाया इतना रखना जरूरी है, ताकि रखना इसलिए जरूरी है कि वहां पर फ्रैक्शन ना लगे। ये बात क्लियर हुई, यहां पर फ्रैक्शन ना लगे इसलिए इतना रखना जरूरी है, यहां पर लॉसेस ना हो इसलिए एंगल ये रखना जरूरी है। इतनी बात क्लियर हुई।
ये लास्ट टॉपिक यहाँ पूरा खत्म हो गया है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वहां पर है, लिंक में दिया गया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है, वहां पर जाके लिंक में आपको मेरा ऐप का लिंक है, वहां पर आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जो बच्चे सेमेस्टर में है उनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जो बच्चे सेमेस्टर फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल तक वो भी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। प्लस एसएससी का तो पूरा फ्री चल ही रहा है, चाहे सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो। ठीक है, अगर आपको इससे अगर 10% भी बेनिफिट मिल रहा हो तो आप अपने दोस्तों को भी प्रमोट करिए, ताकि जिससे हम आपको और बेहतरीन सुविधाएं दे सकें। ठीक है, चलिए यहां तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।